Hello friends, welcome to the video on the topic of non-functioning pituitary adenomas। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया टॉपिक को कवर किया था, इसके साथ में एक छोटा सा नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमास के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक वीडियो रहेगा। इसमें मैं आपको जो मेन बातें हैं वो बता रही हूँ। कुछ MCQ भी आ सकते हैं, कुछ वाइवा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम एंड बी क्लिनिकली कॉम्पिटेंट इनफ। सबसे पहली बात हम ये देख लें कि ये नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमाज हैं। तो जो नेम आपको इसका बता रहा है कि दे आर नॉन फंक्शनिंग, दैट मीन्स कि प्रोलेक्टिन लेवल जो हैं दे विल नॉट बी प्रोलेक्टिन सिक्रेटिंग, दे आर नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमाज। ज़्यादातर पिट्यूटरी एडिनोमाज के लिए हम जो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया में हम इसको पढ़ते हैं either micro less than 1 centimeter and macro adenoma more than 1 centimeter। so उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, बट दे आर नॉन फंक्शनिंग। सो इसमें आपका प्रोलेक्टिन लेवल हाई नहीं होगा। वन थिंग, ऑल्दो देयर इज अ MRI और CT फाइंडिंग जो आपको बता रहा है कि देयर इज अ पिट्यूटरी एडिनोमा, लेकिन जब आप उसको प्रोलेक्टिन लेवल कराएंगे इट विल बी आइदर नॉर्मल, और इन केस अगर मैक्रो एडिनोमा है मोर देन 1 सेंटीमीटर तो प्रोलेक्टिन लेवल विल नॉट बी दैट हाई जो आपको मैक्रो एडिनोमा में, इट विल बी ओनली मार्जिनली हाई। और ये मार्जिनली उस समय हाई क्यों होते हैं? क्योंकि मैक्रो एडिनोमा की वजह से मास इफेक्ट होगा एंड इट विल हैम्पर द प्रोलेक्टिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस के इनहिबिटरी कंट्रोल में होता है। वहाँ से जो हार्मोन आ रहा है वो इसकी सिक्रीशन को रोकता है। तो जब वो आपका मास इफेक्ट होने से वहाँ पे स्टॉक कंप्रेशन होता है। इसको हम डिटेल में इसकी फिजियोलॉजी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस मैं आपको बताऊंगी। तो जब वो आपका स्टॉक कंप्रेशन होगा, स्टॉक कंप्रेशन होने की वजह से वो जो इनहिबिटरी हार्मोन आपका फैक्टर आ रहा था डोपामिन जो है वो नहीं आएगा, और जब वो इनहिबिटरी इफेक्ट हट जाएगा तो प्रोलेक्टिन सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो ये जो पर प्रोलेक्टिन बढ़ेगा इट विल नॉट बी एज हाई जैसे मैक्रो एडिनोमाज में बहुत हायर वैल्यूज देखी जाती हैं, इट विल बी ओनली मार्जिनली हाई। तो ये आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये नॉन फंक्शनिंग है बिकॉज देयर इज नो हार्मोन प्रॉब्लम, सो आपके साथ जो इन फीमेल्स जो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ के साथ वो प्रेजेंट करती है, इनफर्टिलिटी के साथ, या मेल जो हैं वो आपके डिक्रीज लिबिडो वगैरह के साथ प्रेजेंट करते हैं, ऐसा इसमें यूजुअली नहीं होता है। इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन men as compared to women। this may be asked in one of your answers as MCQ। ये पता रहना चाहिए आपको। और साथ ही साथ जो एक खास बात है इसमें आपका जो प्रेजेंटिंग फीचर होगा वो होगा हेडेक का, या आपका हो सकता है द पेशेंट विल गो टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की मुझे देखने में समस्या हो रही है। तो आपका इसमें एक तो विजुअल फील्ड कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हेडेक होता है, और आपको लेटर स्टेजेस में हाइपोपिट्यूटरिज्म के भी साइन इसमें आ सकते हैं, तब आपका हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है। और ये याद रखना है कि जो एलिवेटेड सीरम प्रोलेक्टिन लेवल हैं दे आर मार्जिनल इन केस ऑफ मैक्रो एडिनोमा एज कंपेयर टू द हार्मोन सिक्रेटिंग मैक्रो एडिनोमा। सो दिस इज द एसेंशियल इन डायग्नोसिस। आपकी क्या क्या डायग्नोसिस होनी चाहिए? प्रोलेक्टिन आपका बढ़ा हुआ नहीं है, साथ ही साथ आपको MRI में एक फाइंडिंग आई है, और क्लिनिकली पेशेंट को हेडेक होगा या फिर विजुअल फील्ड लॉस होता है, और इसके सिम्टम जो वो आपके पास लेकर आएगा। सो जनरल कंसिडरेशन ये मैंने आपको बताया, लेस देन 1 सेंटीमीटर, मोर देन 1 सेंटीमीटर। मोर देन 1 सेंटीमीटर वाले आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर कॉजिंग द मास इफेक्ट, तो इसलिए उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेस देन 1 सेंटीमीटर वालों को आपको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो प्रोलेक्टिन सिक्रीशन, देयर इज़ नो एनी मास इफेक्ट, सो उसको आप केवल फॉलोअप करते हैं। और क्योंकि माइक्रो एडिनोमा, नॉन फंक्शनिंग माइक्रो एडिनोमा आर ऑफ लेस थेरेप्यूटिक इंडिकेशन, दे आर इन अराउंड अप टू 37% केसेस में दे आर जस्ट इंसिडेंटल फाइंडिंग कि आपका माइक्रो एडिनोमा आपको दिख गया है, आपने किसी और कारण से MRI करा है, देयर इज़ ए माइक्रो एडिनोमा, और प्रोलेक्टिन आप फिर टेस्ट कराते हैं तो वो नॉर्मल आता है। तो अप टू 37 दे आर इंसिडेंटल फाइंडिंग। सो दिस इज़ अ बिग
अमाउंट, दिस बिग परसेंटेज, तो उन केसेस में आपको कब उसको फॉलो करना है, कब उसको केवल उतने पे ही छोड़ देना है, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपसे एमसीक्यू या वाइवा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नाउ सिम्टम एंड साइन क्या होंगे, अभी मैंने आपको बताया, इट विल बी मास इफेक्ट, आपको हेडेक हो सकता है, विजुअल फील्ड लॉस हो सकता है, क्रेनियल नर्व पाल्सी हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आपके मूवमेंट में आपको समस्या हो सकती है, और हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म इन मैक्रोएडिनोमास, जब वो कंप्रेशन करता है, दैट मैक्रोएडिनोमा जब उसका साइज बढ़ रहा है, वो आपको हाइपोफाइजियल जो स्टॉक है उसको जब कंप्रेस करता है, तो वहाँ से आपके जो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स फैक्टर्स जो आते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया या एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जब ये सब वहाँ से आना बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन, वो रास्ता बंद हो जाता है, तो यहाँ से फिर उनकी सिक्रीशन पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से कम हो जाती है। तो इन केसेस ऑफ मैक्रोएडिनोमा आपको पूरा एंटीरियर हाइपोपिट्यूटरिज्म के भी फीचर्स नज़र आ सकते हैं। तो ये इन केसेस ऑफ मैक्रोएडिनोमा। नाउ कमिंग टू लैब फाइंडिंग, आप जब कराया तो लैब फाइंडिंग क्या क्या करेंगे, पहला तो सबसे पहले यू विल बी चेकिंग फॉर पिट्यूटरी हार्मोन हाइपर सिक्रीशन। अगर आपको एडिनोमा नज़र आता है, फर्स्ट यू विल हैव टू सी वेदर इट इज़ फंक्शनिंग और नॉन फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग और नॉन फंक्शनिंग के लिए यूजुअली आप प्रोलेक्टिन चेक करेंगे, प्रोलेक्टिन अगर आपका बहुत हाई है तो इट इज़ ए फंक्शनिंग ट्यूमर। एडिनोमा, इफ द प्रोलेक्टिन लेवल आइदर इज नॉर्मल और इज मार्जिनली हाई, देन इट इज़ ए नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा। एंटीरियर हाइपोपिट्यूटरिज्म क्यों, अभी बताया था, जो आपका कंप्रेशन की वजह से जो आपको यहाँ से हाइपोथैल इसमें से जो आपको GnRH आ रहा है, देन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, ये सब जो आपके स्टॉक का कंप्रेशन होता है एडिनोमा की वजह से, तो ये आने बंद हो जाएंगे। जो इसका डिटेल पोर्टल सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो। उसके वजह से यहाँ से जो आपका रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है वो सब सप्रेस हो जाएगा। तो इसलिए आपको इन केसेस ऑफ मैक्रोएडिनोमा जिसमें ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा होता है, वहाँ पे आपको एंटीरियर हाइपोपिट्यूटरिज्म के फीचर्स नज़र आएंगे, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। देन पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा है तो आपको अगर मार्जिनल बढ़ा हुआ है प्रोलेक्टिन, आप जानते हैं क्यों बढ़ रहा है। नाउ कमिंग टू इमेजिंग, अब ये जो पार्ट है इमेजिंग का, उसमें से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, कब आपको बोलना है कि पेशेंट को अब आपको कुछ नहीं, आप घर रहो आराम से, कब आपको बोलना है कि आपको कितने समय बाद आना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ और दिस कैन बी आस्क्ड इन योर वाइवा exam also. So imaging pituitary dynamic contrast enhanced MRI is the imaging modality of choice. So what is the imaging modality of choice? It is pituitary dynamic contrast enhanced MRI is the imaging modality of choice. This can be asked as an MCQ. Another part is अगर आपका pituitary जो microadenoma है, if it is यहाँ पे जो है आपका लेस देन 0.5 सेंटीमीटर एंड मोर देन 0.5 सेंटीमीटर, नॉट 1 सेंटीमीटर, जो कि हमारा माइक्रो और मैक्रो में है। तो अगर आपका जो ट्यूमर है इफ़ इट इज़ लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू डू नथिंग। आप उसको बोलिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आप घर बैठिए आराम से, नथिंग टू वरी, और जस्ट रिलैक्स। इफ़ इट इज़ मोर देन 0.5 सेंटीमीटर यू विल बी डूइंग अ रिपीट MRI। कब करेंगे वो रिपीट MRI आपकी? एट 6 months टू एसेस कि ये आपका बढ़ रहा है या उतना ही है। और अगर आपका ये 6 months के बाद में भी मान लीजिए आपका था 1 सेंटीमीटर और 6 month के बाद भी उतना ही है, फिर आप उसको क्या बोलेंगे, घर बैठने के लिए बोलेंगे या दोबारा के लिए बोलेंगे? दोबारा के लिए बोलेंगे। ईयरली एक MRI वो कराएगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 years। और अगर वो साइज़ उसमें स्टेबल रहता है, इंक्रीज़ नहीं होता है और कोई सिम्टम उसको एक्स्ट्रा और नहीं डेवलप हो रहा है, उसका आप विजुअल फील्ड चार्टिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ उसका ठीक है, देन अगर आपके 3 years तक आप देख रहे हैं कि वो बढ़ नहीं रहा है, देन यू कैन एश्योर कि ओके नाउ नो नीड टू वरी। तो ये आपका एक प्रोटोकॉल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो
non-functioning pituitary adenoma, if it is found on first visit to be less than 0.5 centimeter, nothing to be done. अगर वो 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आप 6 मंथ्स के बाद में उसका एक रिपीट MRI कराएंगे. एंड इफ इट इज़ नॉट शोइंग एनी ग्रोथ देन यू विल हैव टू रिपीट द MRI ईयरली फॉर 3 years. एंड उसके बाद अगर वो नहीं बढ़ रहा है तब आप उसको एश्योर करेंगे कि नाउ यू नीड नॉट वरी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस. पहली बात तो यू हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकली आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज़ बढ़ जाता है. एक तो आपको प्रेगनेंसी रूल आउट करना है. देन हाइपोथायराइडिज्म. अगर आपको मान लीजिए आपने किसी चीज़ के लिए MRI कराया और उसमें आपको दिख रहा है कि ये देयर इज़ अ माइक्रो पिट्यूटरी एडिनोमा, तो आपको उसका प्रोलेक्टिन के साथ साथ TSH भी कराएंगे. कई बार प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में भी ये हो जाता है. यू ट्रीट द हाइपरथायराइडिज्म, इट गेट्स करेक्टेड. हाइपोथायराइडिज्म के लिए आप अगर इसको लिवोथायरॉक्सिन देंगे तो ये अपने आप करेक्ट हो जाता है. तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको इवन इफ सपोज देयर इज़ अ 0.8 सेंटीमीटर माइक्रो एडिनोमा, प्रोलेक्टिन इज नॉर्मल and TSH is high, then this may be because of this pituitary primary hypothyroidism. तो आप जब इस TSH को करेक्ट करेंगे तो TSH को करेक्ट करने पर आपका जो नेक्स्ट MRI जब आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है ये आपका रिजॉल्व आपको नज़र आए. तो ये 2 चीज़ें हैं. प्रेगनेंसी यू हैव टू रूल आउट एंड प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म you have to also rule out when you come across some incidental non-functioning pituitary adenomas. और कई बार जो जिसे हम पिट्यूटरी एडिनोमा समझते हैं इन ऑलमोस्ट 30% ऑफ द केसेस, उसमें क्या निकल के आता है, दे कम आउट टू बी अनदर एटियोलॉजी. क्या हो सकता है? डेट कैन मिमिक पिट्यूटरी एडिनोमा. दे ऑल इंक्लूड पिट्यूटरी क्रेनियोफेरिंजियोमास, देन ग्लायोमास, मेनिंजियोमास, स्कल बेस ऑस्टियोसार्कोमास, रैथकेस सिस्ट, lymphocytic hypophysitis and metastasis also. So according to the age आप उसको हर एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये अगर नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% केसेस में जो हम शुरू में मानते हैं कि इट इज़ ए नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, इट कम्स आउट टू बी अनदर डायग्नोसिस. सो 30% इज़ अ बिग नंबर. तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये ऐसी डायग्नोसिस आ रहा है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज अदर फैक्टर्स ऑल्सो. तो हिस्ट्री में आप अपनी सारी चीज़ें इसकी लेंगे, एज के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करेंगे. नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट. क्योंकि ये नॉन फंक्शनिंग है, प्रोलेक्टिन लेवल तो हाई नहीं है, तो आप इसमें इसको डोपामिन अगोनिस्ट देके तो उसमें कोई आपको मिलेगा नहीं. सो सर्जरी स्टेज द मेन ऑप्शन. ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी आप इसमें कर सकते हैं. साथ ही साथ पोस्ट सर्जरी यू कैन ऑल्सो गो फॉर रेडियोथेरेपी. अगर आप केवल सर्जरी कर रहे हैं इन केस ऑफ फॉर माइक्रो एडिनोमा, नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट. फॉर मैक्रो एडिनोमा येस यू हैव टू गो फॉर ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी. अगर आप वो कर रहे हैं उसके बाद अगर आप रेडियोथेरेपी दे रहे हैं तो 6 year रिकरेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है. और अगर आप केवल सर्जरी करके छोड़ रहे हैं तो 6 year रिकरेंस जो है वो अप टू 36% होता है. एंड इट रिड्यूसेस टू अप टू 13% अगर आप सर्जरी के बाद में रेडियोथेरेपी भी, टारगेटेड रेडियोथेरेपी भी दे रहे हैं. तो इसलिए अगर आपका लार्जर ट्यूमर है, यंगर एज है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी ज़रूर दें. सो दिस वाज ऑल अबाउट. इसमें से जो MCQ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किस तरीके से आपका क्लिनिकल फीचर पूछ के आपसे डायग्नोसिस पूछ सकते हैं. मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल फीचर्स में उसके क्या क्या होना चाहिए. देन उसमें इमेजिंग मॉडलिटी ऑफ चॉइस क्या है, और अगर आपका जो एडिनोमा है वो साइज़ के अकॉर्डिंग उसका फॉलोअप कैसे करना है. देन व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑलमोस्ट इन 30% ऑफ द केसेस, जिसे हम शुरू में नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा समझते हैं, इट कम्स आउट टू बी अनदर डायग्नोसिस. सो ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है. एंड द ट्रीटमेंट ऑप्शन और उसका फॉलोअप एंड इट्स रिलेशन विद प्रेगनेंसी. अगर आपको दिख रहा है ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है, सो यू रूल आउट प्रेगनेंसी एंड यू रूल आउट प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म. एंड इफ इट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सो समटाइम्स ओनली ट्रीटमेंट ऑफ दिस हाइपोथायराइडिज्म विल रिजॉल्व द issue. So all these things are interconnected. You just can't
से कि भाई मेरे को आई एम द डॉक्टर ऑफ दिस फील्ड, सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट फील्ड। सो हर कुछ कहीं ना कहीं आपका इंटरलिंक्ड होता है। सो बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पेशेंट सबसे पहले आपके पास आए। यू शुड बी एबल टू इवेल्युएट, इन्वेस्टिगेट एंड देन इफ नीडेड देन यू कैन रेफर द पेशेंट टू सम अदर स्पेशलिटी। बट इनिशियल ट्रीटमेंट, इनिशियल आपका उसका इन्वेस्टिगेशन आपको करना है, उसको एसेस आपको करना है, इसलिए इसकी जानकारी होना आपके पास ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए आप एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उस महिला के लिए आपने उसकी डिलीवरी वगैरह कराई है, तो उसका आपके ऊपर फेथ होता है, सपोज उसको उसकी फैमिली में या उसमें आ रहा है, दे कैन कम टू यू एंड आस्क यू इसकी क्या प्रोग्नोसिस है, तो एटलीस्ट आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो ये आपके लिए मैं लेकर आई थी वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पिट्यूटरी की फिजियोलॉजी को ही लेकर आऊँगी, जो आपको इस थर्ड ईयर में भी हेल्प करेगी, इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो हेल्प करेगी, और साथ ही साथ इट विल बी बेनिफिशियल टू फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स ऑल्सो।